Good morning everyone. Welcome to the next session of आपके सवाल हमारे जवाब. Good morning sir. Good morning. Sir, first question is of Mrs. प्रियांशी जैन. वो कहती है कि सर एक टाइम पे मैं अपने बच्चे को कितनी वैक्सीन लगवा सकती हूँ? एक टाइम पे आप कितनी भी वैक्सीन लगवा सकती हैं, जो भी आपके डॉक्टर परमिट कर दें, 3, 4, 5 भी लगवा सकती हैं. ओके. मिसेस तनीषा शर्मा का क्वेश्चन है, सर मेरा बेटा 5 मंथ्स का है, उसको पाउडर मिल्क एक टाइम में कितना देना चाहिए? 1 स्पून मिल्क में कितना ml वाटर ऐड करना है? देखिए, जो दूध बनाने का तरीका है, आप कोई सा भी डब्बा लें, 30 ml पानी या 1 ऑंस पानी के अंदर गर्म पानी लें, उबलता हुआ पानी, मतलब बहुत गर्म पानी, उसमें पाउडर ऐड करके फिर उसे ठंडा करके बच्चे को पिलाएं. 1 ऑंस में 1 चम्मच, और चम्मच जब भरे हैं डब्बे से तो ठस कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि चम्मच में हवा रह जाए, तो उससे बच्चे की ग्रोथ पे फर्क पड़ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसेस छवि बंसल का. वो कहती है सर मिनिमम हाइट एंड वेट ऑफ 2.5 इयर्स बेबी कितना है? ओमेगा 3 हेल्प करता है ग्रो में हाइट और वेट की, और कब स्टार्ट करें ओमेगा 3 देना? देखिए, जो 2.5 ईयर वाला क्राइटेरिया है वो ग्रोथ चार्ट से ही सॉल्व हो सकता है, और उसमें पेरेंट्स की हाइट बहुत इंपॉर्टेंट है. अब एक पेरेंट चाइना के होंगे और एक पेरेंट अमेरिका के होंगे, तो दोनों की हाइट वेट अलग अलग होंगे ना. तो हमें ये देखना है कि वो बच्चा उस कर्व में 5th सेंटाइल से लेके 95th सेंटाइल के बीच में कहाँ स्टैंड कर रहा है, और उसी हाइट के अनुसार हम फिर वेट देखते हैं. वेट फॉर हाइट इस तरह से हम सब कैलकुलेट करते हैं, और ज़्यादातर बच्चे नॉर्मल रेंज में ही होते हैं, जो कि पेरेंट्स क्योंकि दूसरे बच्चे को देख रहे होते हैं, तो वो अक्सर मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं और उन्हें अपने बच्चे की ग्रोथ कम लगने लगती है. मिसेस रेखा तोमर कहती हैं सर मेरी बेटी 5 साल की है, उसके इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम थी बर्थ से ही. उसका ऑपरेशन हुआ था जसवंत राय में ही. पहले उससे बहुत प्रॉब्लम होती थी खाने पीने से, बट अब ठीक खाती है. लेकिन सर वो जब भी ग्रेप्स खाती है तो उसका पेट बहुत फूल जाता है और दर्द होता है. बताती है सर क्या प्रॉब्लम है, क्या करें? हो सकता है वो ग्रेप्स ज़्यादा खा लेती हो. जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मुझे लगता नहीं ग्रेप खाने से उसको कोई ज़्यादा परेशानी होती होगी. तो आप थोड़े कम करके ग्रेप दीजिए, और ग्रेप अच्छे से धो लीजिए. वेजिटेबल वॉश आते हैं, उनसे धो के फिर क्लीन वाटर से धो के तब ग्रेप खिलाइए. मिस्टर के कहते हैं सर कैन वी स्टॉप प्यूबर्टी व्हेन वी सी अर्ली साइंस ऑफ इट इन किड्स? देखिए, अगर प्रीकॉशियस प्यूबर्टी है, प्रीकॉशियस मीन्स जो एज पे होनी चाहिए उससे पहले प्यूबर्टी आ रही है, तो एक GnRH नाम का इंजेक्शन होता है जो हम बच्चे को लगा के उसकी प्यूबर्टी के साइन थोड़ा डिले कर सकते हैं, और उसे हाइट बढ़ाने में मदद मिल जाती है. बट ये डिसीजन डॉक्टर टीम का होता है. उसके जो टेस्ट हैं बच्चे की, वो टेस्ट कैसे हैं और बच्चे की ग्रोथ कैसी चल रही है, ये सब एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है इसका. ये सब एक कैलकुलेशंस होती हैं जिसके आधार पे डॉक्टर डिसीजन लेते हैं. कहीं तो हम लोगों को लगता है कि ये इंजेक्शन देने से फायदा होगा, और कहीं लगता है कि कोई अब इस समय इसे देने का कोई लाभ नहीं है. सर उनका ही दूसरा क्वेश्चन है, माय डॉटर इज नॉट स्टार्टिंग टू ईट एनी कुक्ड वेजिटेबल्स. शी इज गोइंग टू बी 9. आई हैव ट्राइड ऑल थिंग्स. शी ओनली ईट्स प्लेन राइस, रोटी, कर्ड, मिल्क एंड लिटिल फ्रूट्स. आपके बच्चे के साथ काफी ज्यादा सेंसरी इश्यूज हैं. कोई ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट देखिए अपने आसपास जो उसको सेंसरी इश्यूज को धीरे धीरे टैकल करना सिखाएगी. मेरा एक आर्टिकल भी है डिसेंसिटाइजेशन पे, जो तारा किड्स पे आपको मिल सकता है. वो भी आप डिसेंसिटाइजेशन का आर्टिकल पढ़ें, और स्लो एंड स्टेल्थली यू कैन विन द सिचुएशन. थोड़ा आप जो ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह उसमें उसका इन्वॉल्वमेंट अदरवाइज बढ़ाइए. जैसे आपके लिए उससे ग्रीन वेजिटेबल्स की कटिंग कराई जाए, चॉपिंग कराई जाए, और खरीदने के लिए उसकी मम्मी या आप उसको लेके जाइए, और आप कहिए मुझे तोरी खाना अच्छा लगता है, मुझे पुदीना अच्छा लगता है, बेटा मेरे लिए थोड़ा साफ सा ढूंढो. So she will love to do it for you, and you will see the change in her. Gradually she will start accepting everything, and थोड़ा थोड़ा करके आप छोटा ऐड करके धीरे धीरे बिल्डअप कर सकते हैं. But it is because she is already 9-year-old and it is going to take some time. You have to have patience. मिसेस रुचि का क्वेश्चन है, सर मेरा बेबी और बच्चों की तरह रात में फीड के लिए नहीं उठता है, क्या ये सही है? अच्छा है ना, कंफर्टेबली सो रहा है. जो बच्चे रात को उठते हैं वो फीड के लिए नहीं उठते हैं. उनकी सर्कैडियन रिदम डेवलप नहीं हुई होती, तो उन्हें एक एंजाइटी रहती है, उन्हें डर रहता है कि भाई कहीं मेरी मम्मी कहाँ चली गई है, मैं कहीं अकेला तो नहीं रह गया, कोई मुझे लिए तो नहीं जाएगा. तो दैट इज व्हाई दे वेक अप. दे नेवर वेक अप फॉर फीड. मिसेस आराध्या का क्वेश्चन है, सर मेरे बेटे को लूज मोशन हो रहे हैं, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए उसको पानी दूं या फिर ओआरएस? देखिए, जो
लूज मोशन हो रहे हैं तो उसके लिए गोल्डन प्रिंसिपल है ORS देना। प्लेन वाटर देने से आप उसके साथ जो मिनरल्स एंड सॉल्ट है वो डेफिशिएंसी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर उसका सोडियम कम होएगा तो उसको दौरे पड़ने लगेंगे, उसके दिमाग पे सूजन आ जाएगी, या उसका पोटेशियम कम होगा तो उसका पेट फूल जाएगा और उसकी इंटेस्टाइन और चलना बंद हो जाएगी। तो ऐसे आप और बीमारियों में फंस जाएंगे। प्लेन वाटर ना दे के ORS दें, और ORS प्रॉपर मात्रा में बना के दें। आजकल टेट्रा पैक के रूप में ORS आने लगे हैं, वो थोड़ा पेरेंट्स के लिए ईजी है क्योंकि ऑलरेडी फिक्स कॉम्बिनेशन होता है 200 ml के हिसाब से उसमें डाइल्यूशन होता है। और चम्मच से पिलाएं ORS, जैसे 200 ml है, 6 महीने के बच्चे को 40 चम्मच बैठा 200 ml में, 6 महीने के बच्चे को 40 चम्मच 30 से 40 मिनट में पिलाएं। अगर वो 10 साल का बच्चा है, 10 किलो का बच्चा है तो उसको 40 चम्मच 20 मिनट में पिला दो। और आप देखेंगे ORS का 1 पैकेट या 2 पैकेट बच्चे के पेट में जाते ही उसके जो डिहाइड्रेशन है वो बेटर हो जाता है, बच्चा एक्टिव हो जाता है, बुखार उतर जाता है, प्लेफुल हो जाता है और चीज़ें खाने के लिए रेडी हो जाता है, इरिटेशन कम हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता हमारी मेडिकल साइंस में, पीडियाट्रिक्स में ORS से बेटर कुछ होगा। सर एक जनरल क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ। मैंने देखा है कि आप बच्चों को टूथब्रश के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं पर रात में ज़्यादा जोर देते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, टूथब्रश बहुत जरूरी है। जैसे ही पहला टूथ निकले तभी से टूथब्रश कर देना शुरू कर देना चाहिए। मार्केट में नॉन फ्लोराइड टूथपेस्ट अवेलेबल है जिसमें कुल्ला करने की जरूरत नहीं होती। रात को मैं टूथब्रश करने के लिए इसलिए कहता हूँ, जितनी भी डेंटल कैरीज हैं उनकी जो सीडलिंग्स हैं वो रात में ही रखी जाती हैं। दांत के बीच में या दांत के जो सरफेस है, जो हमारे जो मोलर टूथ्स हैं तो उनमें या इवन इंसाइजर्स में भी कहीं ना कहीं फूड स्टिक कर जाता है और फिर उससे कैरीज बन जाती है। तो अगर रात को ब्रश करते हैं तो वो चांस बहुत कम हो जाते हैं। एक दूसरा कारण ये कि रात में जो हमारे मुंह के अंदर सलाइवा है वो बहुत कम रह जाता है, हमारा मुंह सूख जाता है, तो ऐसे में मुंह के अंदर की सफाई नहीं हो पाती। इसलिए मेरा बहुत जोर रहता है कि सभी बच्चों को रात में ब्रश कराने के लिए समझाया जाए, उनके पेरेंट्स को रात में ब्रश करने की आदत डालने के लिए बोला जाए। ऐसा करने से जो बच्चे बिल्कुल अच्छे से चल रहे होते हैं, सारे वैक्सीन लगवा रहे होते हैं, जिनमें कोई और परेशानी भी नहीं होती, फिर जब वो दांत खराब लेके आते हैं तो थोड़ा दुख होता है। इसलिए मैं ये क्योंकि पीडियाट्रिक्स में प्रिवेंशन का बहुत बड़ा रोल है, चाहे वो वैक्सीनेशन हो, चाहे वो हैंड वॉशिंग हो, चाहे वो प्रॉपर फूड है, चाहे वो टीथ ब्रशिंग है, सबके अंदर बहुत ज़्यादा रोल है। इसलिए हम आप सबको समझाते हैं रात में ब्रशिंग करना जरूरी है। आज फिर हमारे साथ हैं हमारी जेनेटिक काउंसलर मिस नेहा गौर। वो आपके क्वेश्चंस का जवाब देंगी जो आपने डाउन सिंड्रोम पे हमसे पूछे हैं। प्लीज श्रेया, आपके क्वेश्चन का आंसर हम मंडे को देंगे क्योंकि अब इस तरह से थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। आपके क्वेश्चन हमने नोट कर लिया है, हम मंडे को आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। गुड मॉर्निंग नेहा। नेहा तारा किड्स पे जेनेटिक काउंसलर हैं जो दिल्ली से हर वेडनेसडे और हर सैटरडे को तारा किड्स पे आती हैं और जो यहाँ पेरेंट्स आते हैं उनको जेनेटिक काउंसलिंग के बारे में, जेनेटिक डिसीजन कैसे लेने हैं, अगर उनको एक बच्चा प्रॉब्लम वाला हो गया तो दूसरा बच्चा प्रॉब्लम वाला ना हो, उसके लिए क्या करना है, ये हम नेहा उसके लिए समझाती हैं। तो आप कभी भी जेनेटिक काउंसलिंग के लिए आए, नेहा जी से मिलेंगे और मोस्ट वेलकम। नेहा, हमने पिछली बार डाउन सिंड्रोम के लिए बात की थी आपसे। कैन डाउन सिंड्रोम बी इनहेरिटेड? अगर पेरेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर बच्चे में डाउन सिंड्रोम होता है, हम पहले कैरोटाइप करवाते हैं। कैरोटाइप से हमें पता लगेगा कि बच्चे में ट्राइसोमी 21 है या फिर हमारा ट्रांसलोकेशन है। अगर ट्रांसलोकेशन होगा तो हम बच्चों के पेरेंट्स की टेस्टिंग कराते हैं और जिसकी वजह से हमें पता लगेगा कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी में कितना रिस्क है। अगर ट्रांसलोकेशन है तो वो इनहेरिटेड होने का रिस्क बढ़ जाता है, मतलब नेक्स्ट प्रेगनेंसी में चांसेस ज़्यादा हैं कि आपका दूसरा बच्चा भी हो सकता है उसको भी डाउन सिंड्रोम हो। What are the risk factor for Down syndrome? अगर हम बोलते हैं जैसे 35 से एडवांस मैटरनल एज होती है, मतलब कि एज अगर 35 से ज़्यादा है तब चांसेस होते हैं कि डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस नॉर्मल पॉपुलेशन से मदर के बढ़ जाते हैं।
दूसरा होता है कि अगर मान लीजिए अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं और उसमें कुछ हमें सॉफ्ट मार्कर्स दिखते हैं, जैसे न्यूकल ट्रांसलूसेंसी दिखेगा, न्यूकल थिकनेस दिखेगा, या कोई और आपको गायनोकोलॉजिस्ट बता सकते हैं, तो वो आपको रेकमेंड कर सकते हैं आगे स्कैन्स कराने के लिए। अगर आपका ड्यूअल मार्कर, क्वाड्रुपल मार्कर, इन सब में अगर हाई रिस्क आ रहे हैं, उससे भी हमें रहता है कि हो सकता है डाउन सिंड्रोम का रिस्क ज़्यादा होगा। या आपका पहला बच्चा है, उसको भी डाउन सिंड्रोम है, तब भी रिस्क ज़्यादा रहता है नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए। Can it be diagnosed prenatally? प्रीनेटली भी हमारे पास ऑप्शंस हैं। अगर मान लीजिए अल्ट्रासाउंड में हाई रिस्क आ रहा है या कुछ हमारे पास मार्कर्स दिख रहे हैं, तो हम अलग और तरह के बायोकेमिकल टेस्ट करके विद अल्ट्रासाउंड हम डिटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा होता है NIPS टेस्ट होता है। NIPS का सेंसिटिविटी बायोकेमिकल टेस्ट से थोड़ा ज़्यादा होगा। तो NIPS अगर आप कराते हैं, उसमें सिर्फ हम मदर का ब्लड लेंगे और उसमें हम जो बच्चे का DNA होता है उसको चेक करेंगे, देखने के लिए कि ट्राइजोमी तो नहीं है या डाउन सिंड्रोम का रिस्क तो नहीं बचा हुआ। तो ये बहुत एक अच्छा टेस्ट है जो पहले काफी महंगा होता था और हांगकांग से होके आता था, और लकीली ये इंडिया में होने लगा है और इसकी प्राइस भी काफी कम हो गई है। इसमें माँ के ब्लड से फीटल DNA, मतलब बच्चा कैसा, उसका DNA कैसा है, वो चेक हो सकता है। As a parent having a child with Down syndrome, what should one expect? जैसे मैं लास्ट टाइम भी बताया था, अगर डाउन सिंड्रोम होता है, यूजुअली देखा गया है उनका जो इंटेलेक्ट लेवल होता है वो माइल्ड टू मॉडरेटली इम्पेयर्ड होता है। मतलब अपना जो डेली एक्टिविटी होता है वो ट्रेन हो सकते हैं वो करने के लिए। तो ज़रूरी नहीं होगा किसी ना किसी को उनके साथ होना हमेशा। अगर आप उनको सिखा देंगे तो वो यूजुअली अपना पूरा जैसे डेली रूटीन होता है, कपड़े पहनना, खाना खाना, काम पे जाना, ये सब वो कर सकते हैं। काम भी उनका वो होता है जो रेपिटेटिव अगर चीज़ होगी तो वो आराम से वो कर पाएंगे। एंड अगर उनकी IQ पे डिपेंड करता है कि वो जॉब कैसे कर पाएंगे, मनी को कैसे हैंडल कर पाएंगे। बट यूजुअली उनका सोशल इंटरेक्शन अच्छा होता है, सोशली इंटरेक्ट करेंगे, जॉली नेचर के होंगे, तो उनका सोशली सर्कल अच्छा रहेगा। How will be their future prospects? उनका जैसे उनके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे डिपेंड करेगा। अगर कम है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बट यूजुअली माइल्डली अगर इम्पेयर्ड होता है तो उनको हम जॉब या फिर नॉर्मल जो ट्रेनिंग होता है, जो रेपिटेटिव टास्क होंगे, वो हम उनसे करवा सकते हैं। तो आपके कहने का मतलब है सारे डाउन सिंड्रोम एक जैसे नहीं होते, हाँ। उनमें प्रॉब्लम्स अलग अलग होती हैं और उनकी समझ बुद्धि भी अलग अलग रहती है। हाँ जी। और क्या इनकी शादी हो सकती है? हाँ, शादी हो सकती है इनकी, क्योंकि जैसे मैं आपको बताई थी सोशली बहुत एक्टिव रहते हैं, जॉली नेचर के होते हैं, तो दे कैन गेट अट्रैक्टेड टू द ऑपोजिट जेंडर, दे कैन गेट मैरिड। बट जब बच्चों के लिए हम वो प्लान करना चाहेंगे तब भी उनको काउंसलिंग नीडेड है, क्योंकि यूजुअली देखा गया है जो फीमेल्स होती हैं वो अपना फर्टिलिटी उनका कंजर्व्ड होता है, बट मेल्स में एजोस्पर्मिया और इनफर्टिलिटी के केसेस ज़्यादा होते हैं। बट उनके मतलब फादर बनने के या मदर बनने के चांस एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा नहीं है वो इनफर्टाइल होती है। मेल्स में इनफर्टिलिटी रहता है पर फीमेल्स में फर्टिलिटी प्रिजर्व्ड होता है। अच्छा, राइट। थैंक यू नेहा, थैंक यू फॉर एनलाइटनिंग अस अबाउट डाउन सिंड्रोम। थैंक यू फ्रेंड्स।